नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं इस खास पेशकश में और उन खबरों की फाइनल रिपोर्ट भी जानते हैं। वो खबर जो दिन भर हेडलाइन में छाई रही, इन खबरों को आप तक पहुंचाना, उसकी फाइनल रिपोर्ट बहुत जरूरी है। देश और दुनिया में क्या हलचल मची, उसकी फाइनल रिपोर्ट क्या है, चलिए जानते हैं और देखते हैं फाइनल रिपोर्ट। दिल्ली की हवा बहुत जहरीली हो चुकी है और इसमें सियासत भी बहुत तेज हो चुकी है। बुधवार को संसद के भीतर गैस मास्क पहने सांसद और बाहर जंतर मंतर पर युवाओं ने खूब गुस्सा दिखाया। दिल्ली में दम घुटने लगा है और इसकी सबसे बड़ी तस्वीर संसद के बाहर दिखी। विपक्षी सांसद गैस मास्क पहनकर संसद के अंदर पहुंचे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। उनकी मांग थी प्रदूषण पर संसद में तत्काल चर्चा की जाए। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने साफ कहा कि दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोग प्रदूषण की मार झेल रहे हैं और सरकार एक दूसरे पर उंगली उठाने में व्यस्त है। वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। अब आपका और हमारा बिना इस तरह के मास्क के सांस लेना दूभर हो गया है। इसीलिए पहन के आए। आज कार्यस्थगन प्रस्ताव मैंने दिया वायु प्रदूषण पे। प्रधानमंत्री जी इसमें पहल लें, सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाए और एक परियोजना देश के सामने रखी जाए वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए। वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। आज हरियाणा में, दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे। वहीं पार्टी के एक दूसरे सांसद भी गैस मास्क पहनकर संसद में दिखाई दिए। देखिए, जिस तरह से दिल्ली के अंदर हवा जहरीली हो गई है, तो अब इसकी का सहारा है कि कम से कम सेहतमंद तो रहें, सेहत तो हमारी कायम रहे। दिल्ली के अंदर तो सांस लेना दूभर हो गया है। संसद के भीतर मास्क लगाया गया और संसद से कुछ ही किलोमीटर दूर सड़क पर लोगों का गुस्सा भी दिखा। जंतर मंतर पर एनएसयूआई की अगुवाई में कई छात्र संगठन और आम लोग दिल्ली की हवा पर सख्त कदमों की मांग करते हुए नजर आए। इतना प्रदूषण डे बाय डे बढ़ रहा है कि हमारा वहाँ जीना दूभर हो गया है और ये सरकारें जो एट प्रेजेंट जो ऊपर से नीचे तक है, हम इनके पास जा चुके हैं, लेकिन ये इनके रूल रेगुलेशन बदलने जा रही है। जो मेरे हाथ में कार्ड है, ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है पहले रेड कैटेगरी में आता था, अब ये जो है इसको ब्लू में लाकर इसको एसेंशियल सर्विस में लाके इसकी पब्लिक हियरिंग भी नहीं होगी आगे, और जो है इसको कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। ये ऐसे खतरनाक नियम बना रहे हैं। पॉल्यूशन को लेके ये कहेंगे कि हमें कम से कम साफ हवा, ये सरकार साफ हवा साफ पानी तो दिलाए। अगर ये भी नहीं दिला सकते तो किस काम की सरकार है? इस समय पे इतने पेड़ काटे जा रहे हैं। नई बिल्डिंग बनाने के नाम पे सरकारी कॉलोनी जितनी थी उनमें इतने पेड़ थे, वो सब तोड़ के काट दिए गए हैं, पेड़ काट दिए गए, वहाँ नई बिल्डिंग बननी। मगर सबसे पहले सरकार की जिम्मेवारी बनती है, हमारी जिम्मेवारी तो बनती है, मगर सरकार पहल करेगी। बस यही है कि पेड़ ज्यादा से ज्यादा हों, काटे ना जाएं। आजकल हमें अपने बच्चों पर पाबंदियां लगानी पड़ रही है, वॉक के लिए ना जाएं। डॉक्टर कहते हैं कि वॉक के लिए जाओ, स्वस्थ रहोगे, और जब शाम तक तो ठीक रहता है, सुबह वॉक के लिए जाता है तो वापस आता है खांसते हुए आता है। बीच जो है, हमारे जो गार्डन्स है, लोधी गार्डन, गुड्डा गार्डन, सारे खराब होते जा रहे हैं। हम घूमने सुबह जा नहीं सकते, पार्कों में गंदगी वगैरह, पोल्यूशन, बिल्कुल सुबह जाने से पहले ही इतना पोल्यूशन, घर से छींक, खांसी। आज घर परिवार के अंदर हर सदस्य को खांसी जुकाम। कभी हमने सोचा नहीं था कि सरकार आएगी और खांसी जुकाम लेकर आएगी। उधर दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर समीक्षा बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मौजूदा कदमों और प्रस्तावित उपायों की समीक्षा की। लेकिन जमीनी हकीकत कहती है कि हवा आज भी मौत बनकर बह रही है। दिल्ली से पंकज राय की रिपोर्ट, इंडिया डेली के लिए। वहीं दिल्ली में एमसीडी में 12 वार्डों के उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जहां बीजेपी की झोली में 7 सीटें गई तो आप के खाते में 3 और कांग्रेस ने भी 1 सीट के साथ खाता खोल लिया। नतीजों के बाद दिल्ली में सियासी हलचल तेज है। 30 नवंबर को हुए मतदान के बाद आज एमसीडी उपचुनावों के परिणाम घोषित हुए। कुल 12 वार्ड में मुकाबले के बाद बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी ने जिन वार्ड में जीत दर्ज की है, उनमें दिल्ली के प्रमुख और संवेदनशील इलाके शामिल हैं।
द्वारका बी, अशोक विहार, ग्रेटर कैलाश, दिचाऊ कला, शालीमार बाग बी, विनोद नगर और चांदनी चौक। एमसीडी की जीत जो चांदनी चौक में हुई है, चांदनी चौक की अव्यवस्थाओं के खिलाफ मेरा सबसे पहला प्रण यही हुआ कि चांदनी चौक में जो अव्यवस्थाएं फैली हुई थी, विकास रुका हुआ था, बिजली के तारों में जंजाल था, सीवर, बिजली, पानी की समस्याएं थी, ट्रैफिक जाम की समस्याएं थी, हम लोग मिलकर के उन सब समस्याओं को दूर करने का कोशिश नहीं, प्रयास नहीं, मेहनत करेंगे। हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था चुनाव के अंदर कि चांदनी चौक के विकास के लिए मैं 100 करोड़ का फंड दूंगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने नरैना, मुंडका, दक्षिणपुरी वार्ड में जीत हासिल की, जो उनके लिए राहत की बात है। इस चुनाव में कांग्रेस ने अपना खाता खोलते हुए संगम विहार ए वार्ड में जीत दर्ज की। ये कांग्रेस के इस बार की एकमात्र जीत रही। वहीं चांदनी महल वार्ड से मोहम्मद इमरान ने AIFB के लिए जीत दर्ज कराई। इस नतीजे से बीजेपी को जहां दिल्ली में अपनी पकड़ बनाए रखने में सफलता मिली है, वहीं पिछले गठन के बाद पहली बार हुए इस चुनाव में 2 सीटों का नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूपी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 नगर निकाय को निर्देश दिए हैं कि अवैध रूप से रह रहे ऐसे लोगों की पूरी सूची बनाई जाए। साथ ही दिल्ली की तर्ज पर हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाए जाने के आदेश भी दिए गए हैं, जिसके बाद यह साफ हो गया है कि प्रदेश में अब घुसपैठ पर बड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 नगर निकायों को निर्देश दिया है कि अपने अपने क्षेत्रों में काम करने वाले सभी संदिग्ध विदेशी नागरिकों की सूची तैयार करें और उच्च अधिकारियों को सौंपें। और इस कार्रवाई का पहला चरण है डिटेंशन सेंटर बनाना। राज्य के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां ऐसे अवैध घुसपैठियों को रखा जाएगा जब तक उनकी पहचान वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। योगी सरकार के निर्देश के बाद जिलों में प्रशासन एक्शन मोड में है। खाली सरकारी इमारतें, सामुदायिक केंद्र, पुलिस लाइन से लेकर थानों तक का सर्वे चल रहा है, जहां सुरक्षा के बीच इन विदेशी नागरिकों को रखा जाएगा। दिल्ली में पहले से ही 18 डिटेंशन सेंटर चल रहे हैं, जिनमें करीब 1500 अवैध विदेशी नागरिक रखे गए हैं, जिनमें बांग्लादेशी, रोहिंग्या, अफ्रीकी मूल के लोग शामिल हैं। यूपी में अब इसी मॉडल को अपनाया जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती है फर्जी भारतीय दस्तावेज। कई बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों ने भारतीय पहचान पत्र बनवा लिए थे। अब इन दस्तावेजों की दोबारा जांच की जाएगी। जब तक FRRO यानी फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस उनकी प्रक्रिया पूरी नहीं करता, उन्हें इन्हीं सेंटर्स में रहना होगा। सरकार का दावा है कि प्रदेश में सालों से छिपे हुए विदेशी नागरिकों की पहचान करके उन्हें वापस भेजना कानून व्यवस्था को मजबूत करने का एक बड़ा कदम है। आने वाले दिनों में ये अभियान और तेज होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इधर मौलाना महमूद मदनी के बयान ने सियासत में भूचाल ला दिया है। जिहाद को लेकर उनके विवादित कमेंट अब पूरी तरीके से सियासत में उबाल मार रहे हैं। बीजेपी मदनी के खिलाफ मैदान में है। संबित पात्रा और गिरिराज सिंह ने जमकर हमला बोला है। एक तरफ मदनी स्कूलों में जिहाद पढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी से कट्टरपंथ को बढ़ावा बताकर कड़ा विरोध कर रही है। सवाल बड़ा है, बयानबाजी बढ़ रही है या देश में नए वैचारिक टकराव की शुरुआत हो रही है? मौलाना महमूद मदनी एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में हैं। जिहाद, राजनीति और स्कूलों के पाठ्यक्रम तक, ऐसे मुद्दों पर उन्होंने जो कहा उससे सियासत गर्म है और अब बीजेपी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जमीयत उलमा-ए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने एक इंटरव्यू में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कांग्रेस के जनाधार पर सवाल उठाए, देश की राजनीति में ध्रुवीकरण की बात की और सबसे ज्यादा विवाद पैदा हुआ उनके जिहाद को लेकर दिए बयान से। मदनी ने कहा, जिहाद का विरोध करने वाला गद्दार, ऐसे लोग आतंकवाद फैला रहे हैं। जिहाद सारे धर्मों से मौजूद, इसे स्कूल के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए।
देश के लोगों को मालूम होना चाहिए जिहाद क्या होता है, कितनी तरह का होता है। और यहीं से सियासी तूफान खड़ा हुआ। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे बेहद आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि जिहाद को महिमांडित करने की कोशिश देश को बांटने वाली सोच है और ये बयान कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने वाला है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा, स्कूलों में जिहाद पढ़ाने की बात देश को पीछे ले जाने वाली सोच है। ऐसी विचारधारा संविधान और समाज दोनों के खिलाफ है। ये सारी भाषा वही बोलेगा जो औरंगजेब के खानदान से जुड़ा होगा। भारत संविधान से चलता है। भारत में जिहाद जो करेगा कानून उसे नहीं बख्शेगा। मदनी साहब का कहना कि स्कूल के टेक्स्ट बुक में और स्कूल के करिकुलम में अब जिहाद पढ़ाया जाना चाहिए। जिहाद पढ़ा करके चारों तरफ हिंदुस्तान में जिहाद के विषय में जानकारी फैलनी चाहिए। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ये वही मदनी जी हैं जिन्होंने वंदे मातरम के खिलाफ आवाज उठाई। ये वही मदनी जी है जिन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई गुण नहीं जो वो अपने आप को सुप्रीम कहे। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। लेकिन सवाल ये है, क्या जिहाद जैसे शब्द को मुख्यधारा शिक्षा में लाया जा सकता है? क्या इसे लेकर समाज और राजनीति में और टकराव बढ़ेगा, या फिर यह सिर्फ बयानबाजी का एक नया दौर है? फिलहाल इतना साफ है कि मदनी के बयान ने एक बार फिर सियासत को हाई वोल्टेज बना दिया है और बीजेपी बनाम मदनी की जुबानी जंग और तेज होती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूपी के बरेली के पुराने शहर के सूफी टोल प्लाजा में टोल क्षेत्र में मंगलवार को शुरू हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अभी भी जारी है। ऐवान फरहत और गुड मैरिज होम नाम के दो बड़े बारात घर अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिराया गया। प्रशासन ने गिराए गए इमारतों को पूरी तरीके से अवैध करार दिया है और इसलिए ये कार्रवाई की गई है। ये दलील प्रशासन की तरफ से दी गई है। हमारे काम बरेली में आज फिर से बुलडोजर गरजा है। हमारे काम अपना कोई काम नहीं है। एसआई से बात करा सपा नेता के करीबी के मैरिज लोन पर बाबा का बुलडोजर कहर बनकर टूटा है। बरादरी से सूफी टोला इलाके में अवैध निर्माण पर बीडीए की कार्रवाई जारी है। ध्वस्तीकरण का आदेश पहले ही पारित हो चुका था, लेकिन अब कार्रवाई तेज हो गई है। मंगलवार को शुरू हुई ये कार्रवाई बुधवार सुबह दोबारा शुरू हो गई। सुरक्षा के लिहाज से मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। थाना बरादरी में सूफी टोला पड़ता है। यहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई का दूसरा दिन है। इसमें कल भी पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ था। आज भी जरूरत के अनुसार पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर पीएसी तैनात है एक कंपनी। इसके अतिरिक्त महिला पुलिस बल को यहाँ पर लगाया गया है। प्रॉपर बैरिकेडिंग करी गई है और सुरक्षा की दृष्टिगत शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरा पुलिस बल जो है वो पूरी तरह तैयार है। जानकारी के मुताबिक सूफी टोला में आजम खान और तौकीर रजा के करीबी नेताओं के 2 मैरिज लोन हैं, जिस पर बीडीए ने कार्रवाई की है। मोबाइल टावर खोलने के कारण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देरी से शुरू हुई। पहले दिन मैरिज लोन का 40% हिस्सा तोड़ा गया। बुधवार सुबह होते ही बीडीए की टीम दोबारा मौके पर पहुंची और शेष अवैध हिस्सों पर ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। 6 दिसंबर को लेकर मथुरा में सुरक्षा अलर्ट पर है। श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के आसपास की सुरक्षा सख्त कर दी गई है
और यहां ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी से 24 घंटे की मॉनिटरिंग हो रही है। मथुरा से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मथुरा में 6 दिसंबर से पहले सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि से लेकर शाही ईदगाह मस्जिद तक हर कदम पर पुलिस की तैनाती की गई है। हर एक गली चौराहे पर सीसीटीवी की मदद से नजर रखी जा रही है। इतना ही नहीं, माहौल बिगाड़ने वाले लोगों की पहचान कर पुलिस उन पर पैनी नजर रख रही है। पुलिस ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी के अलावा ड्रोन से भी निगरानी शुरू कर दी है। सुरक्षा के लिए बाहरी जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया है। इसके अलावा आपराधिक इतिहास वाले लोगों को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ड्रोन निगरानी, बाहरी जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल, आपराधिक इतिहास वाले लोग हिरासत में। जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने जन्म स्थान क्षेत्र का निरीक्षण किया। 4 घंटे चली वर्चुअल मीटिंग में सुरक्षा की अंतिम तैयारियों पर चर्चा हुई। जनपद को जोन और सेक्टर में बांटकर RAF, PAC और स्थानीय पुलिस की भारी तैनाती की गई है। VHP और बजरंग दल 7 दिसंबर को शौर्य यात्रा निकालने वाले हैं। भगवान राम और बजरंग बली की झांकियों के साथ ये यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगी, जिसमें हिंदू संगठनों की बड़ी भागीदारी की उम्मीद है। अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी। इस बीच हिंदू परिषद के पोस्टर ने पुलिस को अलर्ट मोड पर रख दिया है। ईदगाह के पास लगाया गया ये पोस्टर शहर में तनाव पैदा कर रहा है। 7 तारीख को हम एक शहर में शौर्य दिवस पर एक शौर्य यात्रा मथुरा नगर में निकालेंगे, जो पिछले कई वर्षों से निकलती आ रही है। पिछली बार भी 8 दिसंबर को निकली थी, इस बार 7 दिसंबर को निकल रही है, जो वेद मंदिर महानी से शुरू होगी। इसमें हमें पूज्य देवकी नंदन जी महाराज जी का आशीर्वचन पहले शौर्य यात्रा प्रारंभ होने से पहले प्राप्त होगा। उनके आशीर्वचन के बाद हम यात्रा का निकास करेंगे, जो नगर भ्रमण होते हुए अपने गंतव्य को पहुंचेंगे। मथुरा में हर गतिविधि पर प्रशासन की कड़ी नजर है। जन्म स्थान ईदगाह परिसर में सुरक्षा के लिए सबसे कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शांति, सौहार्द और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। 6 दिसंबर को लेकर यहाँ पर मथुरा में हाईलाइट घोषित किया गया है। मथुरा श्री के जन्म स्थान और कई इलाकों को सेक्टर और जोनों में विभाजित किया जा रहा है। मथुरा में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। एसएसपी श्लोक कुमार द्वारा को बताया गया है कि श्री के जन्म स्थान और मुख्य जो स्थान है, जो दार्शनिक स्थान है, वहां पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। इसी के साथ साथ खुफिया एजेंसियों को भी यहाँ पर एक्टिवेट किया गया है और जिस तरह से जो लोग हैं जो अलग अलग गतिविधियों में संलिप्त है, उन पर निगरानी की जा रही है। उनकी एक पूरी लिस्ट खाका तैयार किया जा रहा है। उसके बाद में 6 दिसंबर को लेकर अलग अलग स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। जिस तरह से श्री कृष्ण जन्म स्थान की मांग लगातार चलती आई है और जिस तरह से अयोध्या के मुक्ति के बाद में विश्व हिंदू परिषद यहाँ पर मथुरा में भी शौर्य दिवस पर एक यात्रा निकालेगी। इसके बाद में यहाँ पर और ज्यादा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। लगातार यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानियां रखी जा रही हैं। LIO की टीम को यहाँ पर जो एक्टिवेट किया गया है। इसके बाद में श्री के जन्म स्थान की जिस तरह से सुरक्षा को लेकर यहाँ पर भी अलग अतिरिक्त पुलिस बल बढ़ाया गया। CRPF को PSC के बल की भी यहाँ पर तैनाती की गई है। प्रेम कौशिक, इंडिया डेली, मथुरा वृंदावन। मध्य प्रदेश की राजनीति इस वक्त अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर है, क्योंकि शुरू हो चुकी है वो काउंटडाउन जो तय करेगी कि मोहन यादव सरकार अगले 3 साल किस टीम के सहारे चलेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रियों की क्लास शुरू कर दी है और ये सिर्फ एक रिव्यू नहीं बल्कि सीधा रिपोर्ट कार्ड टेस्ट है। पास हुए तो मंत्रालय बचेगा, फेल हुए तो बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट फेरबदल की उल्टी गिनती शुरू। सीएम मोहन यादव लगा रहे विभागों की क्लास। 7 दिनों तक मंत्रियों की परफॉर्मेंस मीटिंग। कौन होगा पास, किसकी कुर्सी खतरे में। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार अपने 2 साल पूरे करने जा रही है और इसी के साथ कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। बिहार चुनाव में
बीजेपी एनडीए की शानदार जीत ने मुख्यमंत्री की पोजीशन मजबूत की है और दिल्ली हाईकमान ने उन्हें अपनी पसंद की टीम चुनने की पूरी आजादी दे दी है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से 2 साल का पूरा रिपोर्ट कार्ड मांगा है ताकि आने वाले दिनों में सरकार के कामकाज का लेखा जोखा लिया जा सके। कामकाज कितना हुआ, योजनाओं का असर कितना, जनता तक सरकार पहुंचने में सफल रही और संगठन के साथ तालमेल कैसा। माना जा रहा है कि इसके बाद कुछ नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और कुछ सीनियर मंत्रियों को संगठन में भेजा जाएगा। उतना ही नहीं, अफसरों को भी अगले 3 साल का रोड मैप बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि परफॉर्मेंस रिव्यू की कोई बात। मैंने आपसे कहा कि सभी का एक रोड मैप होता है, उस रोड मैप के आधार पर कार्य होते हैं। सभी ने अच्छा कार्य किया है, बेहतर कार्य किया है, लेकिन इसमें कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लगता है कि उसमें और सुधार की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में बेहतर कार्य होगा। सूत्रों की माने तो फेरबदल में कई नए नाम नजर आ सकते हैं, तो वहीं कुछ सीनियर मंत्रियों को केंद्रीय संगठन में भेजे जाने की तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी उनकी सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर तमाम मंत्रीगणों के साथ उनके विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। आने वाले वक्त में किस रणनीति और किस एक कार्यकुशलता के साथ उस विभाग की गतिविधियों को आगे बढ़ाना है, जन सरोकार के विषयों को और ज्यादा कैसे उसमें सम्मिलित करना है, इस दृष्टि के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी विभागीय कार्यों की समीक्षा ले रहे हैं और अपना महत्वपूर्ण सुझाव विभागीय मंत्रियों के साथ साझा कर रहे हैं और किस प्रकार से पूरी सरकार एक मत होकर के आने वाले 3 वर्षों में मध्य प्रदेश की जनता की प्रगति और बेहतरी के लिए और संकल्पित होकर के आगे बढ़ सके। हमारे संकल्प पत्र में जितने भी बिंदु थे उनको पूर्ण कर सके, इस दिशा में हमारी सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। विपक्षी पार्टी इसे मोहन सरकार की नाकामी मानकर हमलावर हो रही है। कांग्रेस ने इस समीक्षा प्रक्रिया को सीधे सीएम पर निशाना साधने का मौका बना लिया। मैं साधुवाद देता हूं कि उनको ये बुद्धि आई कि समीक्षा भी कोई चीज़ है, पर आधे घंटे में समीक्षा कर दी, ये तो विचारणीय प्रश्न आ गया। अरे जिस एक विभाग, कल मैंने बहुत दृढ़ता से बोला कि आप क्या कोई भी एक मंत्री ये कह दे कि हमारा विभाग ईमानदारी से चल रहा है, तो हम ईमानदार हैं, हमारे यहाँ बिना रिश्वत से काम होता है, तो मैं उनका हिसाब किताब, उनकी समीक्षा लेके उनके पास चला जाऊंगा, मुख्यमंत्री के पास आ जाऊंगा, कांग्रेस आ जाएगी। उसका कोई उत्तर नहीं है। तो आधे घंटे में समीक्षा मैं समझता हूँ मूर्ख बनाने की प्रोसेस है। ये जो है रिव्यू बैठक के नाम पर जो है जिन जिन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना, वो रास्ता दिखाया जाएगा। और इसमें रिव्यू क्या है, पूरी सरकार जब कटघरे में खड़ी है तो किसी एक का रिव्यू करके क्या करेंगे। लेकिन जो है कुछ रिव्यू के बहाने मंत्रियों में रिसफल करने में आसानी होगी, इसलिए जो है कुछ मंत्री तो चैतन्य हो ही गए होंगे जिनकी परफॉर्मेंस भी खराब है और जो अपना पीआर ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से जो है इसके बाद बदलाव की परिस्थिति बनेगी। कुछ मंत्री घर के चले जाएंगे, कुछ मंत्री नए आ जाएंगे। अगले कुछ दिनों में तय होगा कौन मंत्री पास हुआ और कौन फेल। मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए अगला हफ्ता बेहद निर्णायक होने वाला है। अगले कुछ हफ्ते मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल का 2 साल पूरा होने जा रहा है और साथ में मुख्यमंत्री इन दिनों अपने मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे हैं और सबकी निगाहें उन 4 खाली कैबिनेट बर्थ पे है। तो आखिर कौन मंत्री होगा पास, कौन होगा फेल, और साथ ही मुख्यमंत्री की रिपोर्ट कार्ड तय करेगी कि मोहन यादव सरकार में कौन सी टीम किस दिशा में किस रफ्तार से चलेगी। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक। फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।